स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के पहले हमारी इस खास पेशकश में अगले कुछ ही मिनटों में आरबीआई की पॉलिसी का ऐलान होगा और बाजार उम्मीद कर रहा है कम से कम एक रेपो रेट कट तो नहीं होगा, लेकिन सीआरआर डिस्काउंट हो गया है मार्केट में, ऐसा मान सकते हैं। कुछ तो मिले ऐसा बाजार मान रहा है, और कुछ मिलने में सिर्फ जो सबसे कम उम्मीद अगर आप कुछ लगा सकते हैं तो वो सीआरआर कट की 25 बेसिस पॉइंट या 1/4% सीआरआर कट गवर्नर साहब कर दें, ताकि कम से कम थोड़ी सी लिक्विडिटी की समस्या कम होती हुई दिखे। लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार को जिस बड़े ट्रिगर की जरूरत है वो रेपो रेट कट से ही आ सकता है। पॉलिसी डिसीजन देखना चाहता है बाजार ने कि एक छोटे मोटे सीआरआर कट के तो मेजर के तौर पर, हाँ, अगर सीआरआर कट 0.5% के आसपास आता हुआ दिखे तो शायद बाजार उससे ज़्यादा खुश होता हुआ नजर आए। लेकिन इस बार एक बात अच्छी है प्रदीप की, थोड़ी सी कम उम्मीद के साथ हम पॉलिसी में जा रहे हैं। लेकिन अगर केवल 0.25% का एक सीआरआर कट ही आया तो क्या मार्केट थोड़ा निराश होगा यहाँ से हम, क्योंकि कल हमने संभलने की कोशिश की 58-50 के आसपास और अभी भी आज टिके हुए हैं, पर मुश्किल से टिके हुए हैं कहना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये बात सही है कि अगर सिर्फ 1/4% की सीआरआर कट आए तो शायद बाजार एक फिर से ट्रेडिंग रेंज में जो फंसा है उसी रेंज में रहेगा। नीचे की तरफ आप 5840-50 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं, ऊपर की तरफ 5900 के पार जाना मुश्किल होगा सिर्फ 1/4% की सीआरआर कट से। लेकिन अगर कुछ भी ना आए तब 5800 के लेवल को चैलेंज करने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है अगले कुछ मिनटों में। लेकिन अगर कुछ लोग 20-30% जो उम्मीद लगाकर बैठे कि शायद आरबीआई गवर्नर फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रेशर में आकर या फिर बाजार के प्रेशर में आकर इकोनॉमिस्ट की राय को नजरअंदाज करके एक रेपो रेट कट कर दें, तो ऐसे में फिर एक अच्छा मूव डेफिनेटली आज ऊपर की तरफ बनता है। जी हाँ, तो देखना होगा कि महंगाई की चिंता से आरबीआई गवर्नर उबर पाते हैं या नहीं, और एक ब्रेव, एक थोड़ा मुश्किल डिसीजन ले पाते हैं या नहीं, क्योंकि ग्रोथ का जो हाल है उसको देखते हुए सारी स्थिति बिल्कुल साफ है। कोई वजह नहीं है कि एक बड़ा स्टेप ना लिया जाए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से अब महंगाई दर भी नीचे की ओर आने लगी है, यानी उम्मीद से कम आने लगी है। हमारे साथ इक्रा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर अब जुड़ रही हैं। अदिति, आप किस उम्मीद के साथ जा रही हैं? क्या लगता है एक बोल्ड मूव आ सकता है आरबीआई की ओर से रेट कट के तौर पे? देखिए, मोस्ट लाइकली हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि सीआरआर में 25 बेसिस पॉइंट का कट आज होगा, लेकिन रेपो रेट में शायद आज स्टेटस को ही बना रहेगा। सीआरआर कट का मेन रैशनल यही है कि अभी जो लिक्विडिटी डेफिसिट हम देख रहे हैं वो स्ट्रक्चरल और टेम्परेरी फैक्टर्स दोनों की वजह से है, लेकिन जो रिमाइंडर है इस फिस्कल ईयर का उसमें जो एब्सोलूट वेज है बिटवीन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और क्रेडिट ऑफ टेक वो काफ़ी हद तक बना रहेगा। इसलिए हमारा ये अनुमान है कि सीआरआर कट अभी होने की काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन रेपो रेट का जहाँ तक सवाल है, हमें ये लगता है कि जिस तरह से गाइडेंस आरबीआई गवर्नर ने दी थी पिछले क्वार्टरली पॉलिसी में, वो देखते हुए और साथ ही साथ हमने जैसे पिछले हफ्ते देखा कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, जो कॉमन मैन की इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को बनाने में जिसका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, उसमें एक हमने पिकअप देखा और 9.9% के आसपास, मतलब नियरली 10% की जो सीपीआई इन्फ्लेशन अभी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि आरबीआई गवर्नर थोड़ा और देखना चाहेंगे कि जो डब्ल्यूपीआई में हेडलाइन और कोर में जो मॉडरेशन हमने अभी नवंबर के डेटा में देखा है, क्या वो और 1 महीने तक बने रहता है बिफोर टेकिंग अ कॉल ऑन रिड्यूसिंग द रेपो रेट। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बाजार तेजी से फिसलते हुए नजर आए हैं दिन के लोएस्ट लेवल पर, और हर निशान में जो ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बाजार उम्मीद कर रहा है, जिस तरह के प्राइस एक्शन दिख रहे हैं स्क्रीन पर उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी तरह का बदलाव नहीं आता दिखे क्रेडिट पॉलिसी में, क्योंकि इस वक्त 5850 के अहम आंकड़े के बेहद करीब पहुंचता हुआ निफ्टी, और वहां पर बाजार में पिछले 3-4 मिनटों में एक तेज गिरावट, जो 50-60 पॉइंट ऊपर हम सेंसेक्स को देख रहे थे, वो अब नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो अब से बस कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर पॉलिसी का ऐलान होने वाला है, लेकिन पॉलिसी के ऐलान के पहले यहाँ पर बाजार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है प्रदीप निराश होता हुआ दिख रहा है, नर्वस सा होता हुआ, और 58-50 के लेवल जिस तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो यही संकेत दे रही है कि बाजार को शायद एक नेगेटिव सरप्राइज का डर कहीं ना कहीं ज़रूर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आरबीआई कुछ भी ना करे। लेकिन देखना होगा, वक्त हो चुका है, इनफैक्ट हम थोड़ा लेट हो रहे हैं कहना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास आंकड़े होने चाहिए थे कि आरबीआई ने दरअसल क्या फैसला लिया है। इस बार बाजार की उम्मीद यहाँ पर फिलहाल जो नतीजा निकल कर आ रहा है, कोई बदलाव इन्होंने नहीं किया है रेट में, और सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी ये एक नेगेटिव सरप्राइज है, नेगेटिव सरप्राइज बाजार के लिए साफ तौर पे। सीआरआर या रेट किसी में कहीं कोई बदलाव नहीं। निपुण, बाजार में भारी निराशा होगी कहना चाहिए।
मैं नहीं समझता हूँ भारी निराशा होगी, क्योंकि रेट कट जो रेपो रेट कट के कुछ हद तक एक्सपेक्टेशंस थे, आई थिंक वो जरूरी नहीं थे। आई थिंक यू कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड रेट कट इन दिस पॉलिसी। जनवरी में जो पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्टेड था। अभी भी इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, डेफिसिट के कंसर्न्स हैं। आई थिंक जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, रेट कट के एक्सपेक्टेशन तो मार्केट को करना गलत था। सीआरआर कट का एक्सपेक्टेशन कुछ हद तक जरूर था, लेकिन क्लियरली आरबीआई को लगा है कि लिक्विडिटी इनफ सिस्टम में है और इसकी वजह से नहीं करना चाहिए। लेकिन आई वुड थिंक अगर इस रेट कट ना आने से अगर सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है तो इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। इट वुड बी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केट टू बी करेक्टिंग सिग्निफिकेंटली इफ बिल्कुल निपुण, देखते हैं कि आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है और उससे आगे के क्या संकेत निकल कर आते हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र व्यास के पास जो आरबीआई में मौजूद हैं। वीरेंद्र। हाँ जी, देखिए रिजर्व बैंक ने यहाँ पर किसी भी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि चूंकि ग्लोबल इकोनॉमी कुछ स्टेबल हुई है, लेकिन अभी भी अमेरिका में जो फिस्कल क्लिफ है वो कैसे मैनेज किया जाएगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही रिजर्व बैंक को लगता है कि जो विकसित देश है उनकी तरफ से अभी भी चिंता बरकरार है। इसके अलावा जो घरेलू इकोनॉमी है उसके बारे में रिजर्व बैंक का कहना है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें हालांकि कुछ कमी आई है, लेकिन वहीं जहां पर महंगाई को देखेंगे वहां पर भी कुछ कमी आई है। लेकिन रिजर्व बैंक का ये मानना है कि अभी भी अगर अर्बन और रूरल महंगाई को मिलाकर देखें तो महंगाई अभी ज्यादा है, लेकिन आने वाले महीनों में ये महंगाई दर कुछ कम हो सकती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक का ये कहना है कि जो इंटरनेशनली एनर्जी और कमोडिटी प्राइस हैं वो कुछ कम हुए हैं, तो उनकी वजह से भी महंगाई आने वाले समय में कुछ कम हो सकती है। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि जो आने वाला जो उन्होंने गाइडेंस दिया है रिजर्व बैंक ने, उनका ये कहना है कि अब चूंकि महंगाई कम हो रही है और जो पिछले लगातार 2 महीनों से जो आरबीआई का प्रोजेक्शन था उससे थोड़ी सी कम महंगाई है, तो रिजर्व बैंक यहां से अब गियर शिफ्ट करेगा और वो अब ग्रोथ की ओर जाएगा। यानी अब उनको ग्रोथ की तरफ थोड़ी रिस्क लगती है। तो रिजर्व बैंक का ये कहना है कि जैसा कि उन्होंने अक्टूबर में गाइडेंस दिया था कि 4th क्वार्टर में रिजर्व बैंक दरों में कुछ कमी कर सकता है, तो यहां से अगर अब रिजर्व बैंक का इस जो पॉलिसी स्टेटमेंट को पढ़ के लगता है उनका जो गाइडेंस है उनका ये साफ साफ कहना है कि रिजर्व बैंक अब अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है ग्रोथ की तरफ और वो अब ग्रोथ पे ध्यान देगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी रिस्क है क्योंकि उनका जो शिफ्ट ग्रोथ की तरफ हो रहा है, पर वो अभी भी महंगाई की तरफ ध्यान रखेंगे। जी लेकिन यहाँ पर महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है कि इस वक्त ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव न किया जाए, न सीआरआर कट न रेपो रेट कट। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद आरबीआई किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश करे, जिस तरह का प्रेशर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बनता हुआ दिख रहा था, जिस तरह से उम्मीद बाजार की थी वैसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिखा रहा है। इस बीच आप देख सकते हैं बाजार काफी तेजी से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। 0.5% की गिरावट निफ्टी में हो चुकी है। 5830 का लेवल निफ्टी पर इस वक्त देखने को मिलेगा। सेंसेक्स भी कमजोर है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खासी कमजोरी लौटती हुई दिख रही है। 0.1% के आसपास की कमजोरी वहां पर भी होती हुई दिख रही है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। डीके जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी आई है या फिर आरबीआई गवर्नर के पास कम से कम इतना तो करने को था कि वो एक सीआरआर कट ही दे देते? नहीं, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि पॉलिसी में स्टेटस को मेंटेन रहेगा और वैसा ही हुआ है। उसका 2-3 कारण है। एक तो यह है कि इन्फ्लेशन अभी भी इशू है, वो थोड़ा और इसमें एविडेंस चाहते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रहा है। तो जैसा कि उन्होंने पहले भी पॉलिसी में पिछली पॉलिसी में भी मेंशन किया था और इस पॉलिसी में बिल्कुल ज़्यादा जोर दिया है कि उनका रुझान अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, पर अभी वो थोड़ा सा हमें शायद जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जनवरी में हमारी उम्मीद है कि आरबीआई डेफिनेटली रेट कट करेगा। अभी वो थोड़ा सा कॉशन इन्फ्लेशन फ्रंट में उनके लिए है। सबसे बड़ा कंफर्ट आरबीआई के लिए इस फैक्टर से आया कि कोर इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई और जो इन्फ्लेशन है आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे आया है। तो इससे अब ये लगभग तय है कि जनवरी के महीने में हम रेट कट देखेंगे। तो जनवरी तक इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ेगा ऐसा लगता है फिलहाल रेट कट में। और लेकिन सीआरआर में आज जिस तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है, जाहिर है कि फिलहाल बाजार उससे उबरने की कोशिश में। अदिति, क्या फिलहाल जो लिक्विडिटी की पोजीशन है उसको देखते हुए आपको लगता है कि आरबीआई ने कोई ज़्यादा ही कॉशियस मूड रखा है सीआरआर में भी कटौती ना करके?
देखिए, मुझे तो ये लग रहा है अभी ये सीआरआर में स्टेटस को की बात सुन के कि शायद आरबीआई फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, या फिर इमीडिएटली जो एडवांस टैक्स का प्रेशर है उसको टाइड ओवर करने के लिए हो सकता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते एक और ओपन मार्केट ऑपरेशन अनाउंस किया जाए। क्या लगता है आपको 5800 का लेवल होल्ड कर पाएगा या फिर वो भी खतरे में? और अगर 5800 के आसपास इंट्राडे में निफ्टी आता दिखे तो क्या आप खरीदारी करेंगे? बिल्कुल, आई थिंक there's a good case that the market will get supported about 5800 levels. I think rate cut की अगर मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी तो अगर जनवरी पॉलिसी की राह देखें तो बहुत दूर नहीं है। वेरी क्लियरली थर्ड वीक ऑफ जनवरी में करीब अब से 4 हफ्ते बाद ये एक्सपेक्टेशन शायद फुलफिल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ एक शॉर्ट टर्म ब्लिप है, शॉर्ट टर्म रिएक्शन है मार्केट का। इसमें पर्टिकुलरली जो रेट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक रनअप हमने देखा था इन एंटिसिपेशन की शायद कुछ रेट कट हो, नहीं आने की वजह से इसमें एक करेक्शन आ सकता है। बट ओवरऑल गिवन द negatives that are already factored in as far as the market is concerned, you should see a fair amount of support coming in at levels very close to the current levels. Okay. फिलहाल लेकिन हमने ज़रूर जो सपोर्ट के लेवल्स थे वो एक तरीके से तोड़े हैं, जहां बाजार अटकते हुए नज़र आ रहे थे। फिलहाल बाजार में काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट जो बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स में खास तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं पूरे के पूरे मार्केट पे और इंडेक्स पे भी, क्योंकि बाजार ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम सीआरआर कट तो ज़रूर आएगा। अब आपने वो भी आते हुए नहीं देखा, तो जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट आप बॉन्ड मार्केट पे भी देखेंगे, और वो साथ ही साथ उसका पूरा असर आप आते हुए देख रहे हैं शेयरों के दाम पे, जिस तरह से इस समय रुझान देखने को मिल रहा है। जोशी साहब, इस समय एक सवाल और भी लोगों को बैंकिंग शेयरों के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा परेशान कर रहा है कि जिस तरह से लिक्विडिटी का दबाव है छोटे मझोली कंपनीज पे, और उसके चलते हम वहाँ पे एनपीएस बढ़ते हुए देख रहे हैं तमाम बैंकों के लिए। अब आरबीआई के इस कॉशियस रुख के चलते क्या इस सेगमेंट के लिए दिक्कतें बरकरार रहेंगी? देखिए, अभी फ़िलहाल तो स्ट्रेस तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर आई थिंक जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में पॉलिसी चेंज आएगा और 1 महीना कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, तो और इंटरेस्ट रेट कटने से ही उनका स्ट्रेस एकदम कम हो जाएगा, ये बात भी सही नहीं है। आई थिंक अगर कुछ उनके लिए ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, और आगे चलते हुए मुझे लगता है कि अगला साल जो है वो ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा और इन्फ्लेशन 2012-13 से कहीं नीचे रहेगी अगले साल। लेकिन यहाँ पर अदिति, जिस तरह से अब ज़्यादातर लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि चलिए इस पॉलिसी में कुछ नहीं किया गवर्नर साहब ने तो कोई बात नहीं, जनवरी में तो करेंगे, क्या आपको लगता है कि अब से लेकर जनवरी के बीच में जो कुछ भी 4-6 हफ्ते बचे हैं उसमें कुछ इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि आरबीआई गवर्नर मजबूर हो जाएंगे कि रेट कट करें ही करें? आई थिंक 2-3 फैक्टर्स होंगे। एक तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हाल ही में जो मॉडरेशन देखने को मिली है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में, हेडलाइन और कोर दोनों में, वो थोड़ी बरकरार रहती है कि नहीं, कि ये एक वन ऑफ इवेंट था जो बाद में रिवीजन के सब्सिक्वेंटली वापस हम देखेंगे कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो काफ़ी अपवर्ड रिवीजन की तरफ जा रही है। सेकेंडली हमने अभी जो अपटिक एक देखी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, हमारे व्यू में वो एक बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल अपटिक है, और जो नवंबर का डेटा है उसमें काफ़ी गहरी मॉडरेशन देखने को मिलेगी अक्टूबर के डेटा के कंपैरिजन में, और ये एक की डेटा पॉइंट है जो अभी आएगा अगले क्वार्टरली पॉलिसी के पहले। हमारा व्यू ये है कि अक्टूबर नवंबर का एवरेज ग्रोथ करके ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सही रुख पता चलेगा अभी के एनवायरनमेंट में। और साथ ही साथ एक और जो सबसे बड़ा डेटा पॉइंट आएगा अगले क्वार्टरली पॉलिसी के पहले, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट का, जिससे भी पता चलेगा कि जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उसमें से कितना स्ट्रेस है, और आरबीआई का एक्सटर्नल सिचुएशन में कितना स्ट्रेस और कितना कंसर्न हमें होना चाहिए। ओके, तो जाहिर है कि आरबीआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट शायद महंगाई का ही होगा, लेकिन उसके अलावा दूसरे सारे मुद्दों पर भी नज़र है, और आरबीआई काफ़ी हद तक उसको क्रेडिट देना चाहिए कि अभी तक उन्होंने महंगाई को काबू में रखने के लिए पूरी कोशिश की है, और इतने
दबाव और उम्मीदों के बावजूद भी आज भी उन्होंने फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन इंडस्ट्री को ज़रूर इससे काफ़ी हद तक निराशा इनके हाथ लगने वाली है। निपुण, ऐसी स्थिति में आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि सारे ही रेट सेंसिटिव्स में एक तरह से आप अब इस सीरीज के बचे हुए वक्त के दौरान करेक्शन आते हुए देखेंगे? देखिए, हमने ऑब्वियसली एक रन अप अगर बैंकिंग देखें या फिर टू सम एक्सटेंट ऑटोमोबाइल्स देखें, रियल एस्टेट में वेरी क्लियरली एक रन अप देखा था। कुछ हद तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग जायज़ था। द रन अप हैड बीन अ लिटिल टू फास्ट इन एंटिसिपेशन दैट देयर वुड बी अ रेट कट। लेकिन आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस कैसे रिवाइव होता है, इन्वेस्टमेंट साइकिल कैसे रिवाइव होती है। जब तक ये नहीं होता है, वेरी क्लियरली बैंकिंग क्षेत्र में या जो छोटे मझोले बैंक्स हैं उनके एसेट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, उनके क्रेडिट ग्रोथ में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और जब तक ये नहीं आता है, एक जो भी मूवमेंट हम रेट सेंसिटिव्स में देखते हैं वो एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन एंटिसिपेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स होता रहेगा, विच वुड बी मोर ऑफ ट्रेडिंग कॉल्स एज अपोज टू एनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैट कुड बी डिराइव्ड बाय दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री। सो क्लियरली मेरी समझ से एक टर्न अराउंड इन बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट साइकिल क्रिटिकल रहेगा। और ये not just on a rate cut but also on the basis of actual execution of a lot of government policies that are being announced। उसमें जो अप्रूवल्स में जो अभी भी डिले हो रहा है, अब भी जो बिजनेस कॉन्फिडेंस का टर्न अराउंड होने की जो पॉसिबिलिटी है, एक सेंटिमेंट जरूर हुआ है रिफॉर्म्स की वजह से, लेकिन जब तक एक एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स या फिर डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट साइकिल टर्न अराउंड नहीं देखेंगे। एंड दैट वुड बी अ डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर a significant run up on a lot of these rate sensitives and particularly the banking sector। नो चेंज पॉलिसी ये है, आरबीआई गवर्नर की तरफ से आज स्टेटमेंट आता हुआ, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं रेट्स में। इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यही है कि आरबीआई की तरफ से जो क्रेडिट पॉलिसी आई उसमें न रेपो रेट में कमी की गई है, न ही सीआरआर में कट किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई मायूस हुआ होगा तो वो कॉर्पोरेट इंडिया या फिर यूँ कहें कि इंडस्ट्री। हमारे साथ थर्मेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर MS उन्नीकृष्णन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्नीकृष्णन साहब, स्वागत है आपका। क्या पिछले महीने जो हमने IIP के आंकड़े देखे हैं उसके बाद इन्फ्लेशन के नंबर को देखकर जो डिसीजन आरबीआई गवर्नर ने लिया वो सही है, या फिर इस वक्त उन्हें एक रेट कट कर ही देना था? जरूर करना था, क्योंकि IIP नंबर का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो हमको देखना पड़ेगा आगे जाके कि वो नंबर कितना एक्यूरेट है करके। पर इन्फ्लेशन की जो नंबर लिखा हुआ है, लाइक सबसे नीचे आप पहुंचे ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर टाइम। सो देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि आशा था कि कम से कम मेन रेट में कुछ कमी कर जाएगा। और दूसरा एक्सपेक्टेशन ये भी था कि तकरीबन 0.25 से लेके 0.5 तक सीआरआर में कट करेंगे, जिसमें से तकरीबन 17,000 कोटी से लेके 35,000 कोटी तक मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एटीट्यूड इज कंटिन्यूइंग इन आरबीआई। मेरे ख्याल से जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने जितने रिस्क लेके नए नए पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उतना उनको साथ देना चाहिए आरबीआई को भी, क्योंकि एक आइटम से इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं करेगा। 3-4 बड़े आइटम की बहुत जरूरी है। उसमें से एक सबसे बड़ा आइटम था रेट कट। वो करने की वक्त आ गया था, सरकार को, आरबीआई को करना चाहिए था। तो हमारा ओपिनियन है कि आरबीआई इतना डिले ना करे, they should have already done it. It's a slightly disappointing move from RBI at this point of time to have a status quo telling that we'll wait and watch. बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंग इस वक्त दिख रहा है बाजार, और जो कि एक तेज गिरावट दिखाने के बाद उछलता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नुकसान की रिकवरी होती हुई दिख रही है। तो वॉलेटाइल मूव जो बाजार में पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से चल रहे हैं वो आज भी जारी है। भले ही आरबीआई की पॉलिसी से निराशा हाथ लगी हो, किसी तरह का कोई बदलाव रेट्स में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद बाजार फिसलने के बाद अब हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी फिर से लगभग फ्लैट होते हुए दिखे हैं और वापस यहाँ पर काफी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। निपुण, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि अगर पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव नहीं भी हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं, और बाजार गिरे तो खरीदारी का मौका होगा। बाजार रिकवर करने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा है। ये बताएं, खरीदेंगे क्या आप? वेल, आई थिंक मार्केट में क्लियरली एक
स्पेसिफिक इवेंट बेस्ड मूवमेंट तो बहुत ट्रेडर्स मूवमेंट हो जाता है और उसमें इंटरडे मूवमेंट सिग्निफिकेंट हो जाती है. सो आई वुड नॉट give too much credence to these kind of events on when you're looking at the market and looking at specific performance of various industries. तो मेरी समझ से अभी in terms of valuations opportunity mid size banking sector में बहुत ज़्यादा है. हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी रनअप देखा हुआ है, लेकिन मिड साइज बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में अब भी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं. एसेट क्वालिटी के कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन एज एंड व्हेन रेट कट हैपेंस एंड एज एंड व्हेन बिजनेस सेंटिमेंट इंप्रूव्स, एक क्रेडिट एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली आता जाएगा. तो मेरी समझ से व्हेन यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ 6 month to 12 month perspective, mid-sized banks look good and interesting, and that is where a good part of the money could go. There are other industries जिसमें not necessarily out of a rate cut, लेकिन clearly coming out of a turnaround in the investment cycle benefit आ सकता है. मैं समझता हूँ सीमेंट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगेन मिड साइज सीमेंट कंपनीज में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड द फैक्ट दैट प्राइसिंग पावर उनमें अभी भी रहा हुआ है, जारी है. अच्छा मानसून का क्वार्टर था जो जनरली एक खराब क्वार्टर रहता है, तो सितंबर क्वार्टर में भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा. दिसंबर और मार्च क्वार्टर में ज़रूर एक इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे. तो आई थिंक देयर आर स्टिल पॉकेट्स ऑफ गुड वैल्यूएशंस विद इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर्स जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में बनी है. हमारे साथ अब इंडियन ओवरसीज बैंक के सीएमडी एम नरेंद्र जुड़ रहे हैं. मिस्टर नरेंद्र, क्या आप निराश हैं आरबीआई की आज स्टेटस को के फैसले से? मिस्टर नरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा है. हाँ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप निराश हैं आज के इस आरबीआई के डिसीजन से? आपकी उम्मीद के मुताबिक ही है, कोई कदम नहीं उठाया? नहीं, वही है, हम सब प्रैक्टिशनर्स और मार्केट है ना, थोड़ा एटलीस्ट उन्होंने सीआरआर 25 बेसिस रिडक्शन करेंगे सोचे थे अभी का लिक्विडिटी का पोजीशन देखते हुए, और लेकिन आरबीआई ने उसको तो उनका टाइमिंग तरफ से करेंगे करके अभी उनका तो ओवरऑल मैक्रो एस्पेक्ट में और मोस्टली. बट दूसरा थोड़ा एक अच्छा अट्रैक्टिव है दैट जनवरी में Q4 में नया मेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा तरफ से रिपो रेट का कट का भी हेल्प होने का चांस है, ऐसा अभी उनका वर्डिंग्स में दिखता है. तो ये दोनों साइड से हमको एक साइड में थोड़ा निराश है तो भी दूसरा साइड में बहुत पॉसिबिलिटी दिखता है, तो इसलिए ठीक है. इसको थोड़ा अगर समझाएं मिस्टर नरेंद्र, आपको क्यों ऐसा लगा उनका ये स्टेटमेंट पढ़ के कि बड़ा रेट कट आएगा? या अभी क्या है, बिकॉज अभी तो इन्फ्लेशन का बहुत कम होने का संभावना ऑलरेडी दिखा है, और उन्होंने थोड़ा एक 1-2 महीने का पूरा देख के जनवरी का तरह पहले ही बताया था अक्टूबर पॉलिसी में, उसको उन्होंने फिर रिट्रेट किया है. तो मेरा तरफ से क्यूमुलेटिवली अभी आज नहीं किया तो भी आज का और वो बाय दैट टाइम अभी सभी एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन लो रहने से और ये रेट का कट का भी संभावना थोड़ा अच्छा तरफ से रहे तो ये मार्केट को वो भी एक पॉसिबल और कॉन्फिडेंस फैक्टर हो सकता है. तो ये तरफ से हम उनका वर्डिंग्स को और उनका वो रिट्रेट करने का दैट हमको स्पेस मिलेगा. दूसरा ज्यादा कोई इन्फ्लेशन को रिस्क नहीं है तो और ग्रोथ का भी फोरकास्ट ये सेकेंड हाफ में उन्होंने इनका आरबीआई तरफ से भी और मिड टर्म गवर्नमेंट का रिव्यू से भी थोड़ा ज्यादा किया है. मेरा तरफ से ये सभी गुड न्यूज है. बिल्कुल. एक और इंडस्ट्री का रिएक्शन लेते हैं. हमारे साथ इंडस्ट्री के दिग्गज वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल दूत साहब भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में. दूत साहब, स्वागत है. निराश है आपकी आरबीआई ने आज किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, ब्याज दरें नहीं घटाई, और क्या आप उम्मीद करें कि अगली पॉलिसी में ब्याज दरें घटेंगी? आरबीआई गवर्नर की बहुत इच्छा थी ब्याज दर कम करने की. हमारा एक इंडस्ट्रियल डेलीगेशन, मैं भी गया था, उसमें प्रधानमंत्री जी को भी मिले थे, उसके बाद उन्होंने आरबीआई गवर्नर साहब को भी बुलाया था और उन्होंने भी बताया कि हमको इंटरेस्ट कम करने की इच्छा है, पर इन्फ्लेशन कम नहीं होता, इन्फ्लेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है. जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होता तब तक पॉलिसी चेंजेस होने वाली नहीं है, और इन्फ्लेशन कम करने का काम तो सरकार ही कर सकती है. तो ये काम सरकार के हाथ में, आरबीआई के हाथ में नहीं. हमें काफी पसंद आया, तो उसी समय इंडिकेशन आ गया कि इस बार कुछ होने वाला नहीं है. फिर भी गवर्नर साहब ने अभी जो बताया कि वो अब ग्रोथ का एस्टिमेट चेंज कर रहे हैं, ग्रोथ का एस्टिमेट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये आगे जाके उनको इंटरेस्ट रेट में कुछ
सहूलतें देनी है, और एक्सपोर्ट के लिए जो उन्होंने सहूलतें दी, ईसीबी में जो चेंज करने की जो बात की, इसके कारण जो अभी इंडिया में पैसा नहीं आ रहा हो, पैसा आना शुरू होगा। इंडियन इफोरिया जो बाहर में खत्म हो चुका था, वो विदेशों में जो इंडिया फ्लेवर था, वो सब खत्म हो चुका था। शायद उसमें एक कदम आरबीआई गवर्नर ने अच्छा किया है कि उनके ऊपर विश्वास दिखाया है रिजर्व बैंक की इस पॉलिसी में। उन्होंने जो फॉरेन का पैसा यहाँ पे आने वाला है, उनको भी काफी सहूलतें दी। अब धीरे धीरे सामने आएगी। एक्सपोर्ट के लिए भी उन्होंने काफी सहूलतें दी है, तो ये एक अच्छा काम किया। पर दूसरी बात ये है कि हम सब लोग, पूरे इंडस्ट्रियल ग्रुप और बैंकिंग ग्रुप चाहता था कि इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ तो कम करे, पर इंटरेस्ट रेट वो कम करने लेकिन में दूध साहब, जिस तरह से गवर्नर साहब ने ये कहा है कि ग्रोथ का अंदाजा वो थोड़ा बढ़ा रहे हैं, कि ये ग्रोथ का अंदाजा वो पिछले महीने के आईआईपी आंकड़े देखकर तो नहीं बढ़ा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि जब हम ब्याज दरें नहीं कम कर रहे हैं, उसके बाद भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ थोड़ी बेहतर हो रही है, तो आगे भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में नहीं आ रहा। नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, पर उनको एक बात तो समझती है कि देश में सब्सिडी का बहुत अच्छी तरह से अब बंटवारा हो रहा है। मनी इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। वो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करने के कारण डिमांड आ रही है, डिमांड आने के कारण गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, और उसके कारण ग्रोथ में थोड़ा बढ़ावा आएगा। ये तो अब सभी लोग समझ रहे हैं। वो भी, उन्होंने भी दोहराया है कि ग्रोथ तो अब थोड़ी बढ़ने वाली है। शायद इन्फ्लेशन कम ना भी होए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन कम ना भी होए, पर ग्रोथ तो होती रहेगी, ऐसा उनका कहना है। ओके, दूध साहब, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे आने वाले महीनों में कोई बड़ा रेट कट आरबीआई की ओर से फाइनली आते हुए दिखाई देगा? क्या अंदाजा है आगे आने वाले महीने में? तो इस बार अगर आपने, आपके टीवी पे मैं देख रहा हूँ, गवर्नर साहब के जो स्माइलिंग दिख रही थी, उसमें ये दिख रहा था कि अब वो कुछ में चिंतित नहीं है, और बॉडी लैंग्वेज से ये समझ रहा है कि अब आगे जो पॉलिसी आएगी उसमें जरूर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, ताकि मार्च का फिस्कल डिफिसिट, मार्च का जो फाइनेंशियल बजट आएगा उस समय इसके ऊपर असर रहेगा, और स्टेट के बजट के ऊपर इसका असर रहेगा, तो कि ताकि नेक्स्ट ईयर में जो चिदम्बरम साहब को फिस्कल डिफिसिट कम करना है उसमें भी फायदा होगा। और जो ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट हमारा बहुत ज्यादा है, वो भी ठीक करने में फायदा होगा। तो इस प्रकार से काफी आशावादी है गवर्नर साहब। इस बार काफी आशावादी बात की। पहले लास्ट टाइम जब उन्होंने बात की तो ये सीधा ही बोल रहे थे कि भाई जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होता इंटरेस्ट रेट के पास देखिए मत। इस प्रकार से ऐसी बातें उन्होंने की नहीं है। उनका मूड बड़ा जुबरेंट था, और इससे अपन सोच सकते हैं कि आगे जाके बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है इंडस्ट्री को आरबीआई की तरफ से। शुक्रिया दूध साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सीएमडी एसएल बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसल साहब, अब ये मान लें कि अगली पॉलिसी आने तक बोरोवर्स को इंटरेस्ट रेट में कोई राहत नहीं मिलेगी? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि अब क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि रेपो रेट में कट नहीं होना चाहिए, बट बैंकर्स को अपने हिसाब से कुछ डिसीजन लेना चाहिए। पिछले 9 महीने के अंदर कॉस्ट के अंदर स्टेबिलिटी आई है, इन द सेंस कि बल्क डिपॉजिट के रेट 75 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं, और दूसरे तरीके से भी बैंक्स जो हैं कुछ एफर्ट कर सकते हैं। तो एक टोकन बैंक स्टार्ट कर सकते हैं 10 बेसिस पॉइंट 15 बेसिस पॉइंट बेस रेट में कट करके, सो दैट मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप्स लिए हैं ग्रोथ को पुश करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि दैट वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवर deficit, we are going to restrict our current account deficit. I think now the time has come when the bankers can also start looking at their cost structures and give some confidence to the investors and the borrowers, and 10 basis point, 15 basis point cut here and there in the overall base rate will give a good fill up to the market. तो हम ये माने कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने तो अगस्त के अंदर भी 10 बेसिस पॉइंट बेस रेट कम किया था। आज की डेट में हमारा बेस रेट सबसे कम है। Now we are going to wait for the large banks to take decision. Of course, once every bank decides to do that, then we will also do that. We are proactively taking various steps to give confidence to the market. लेकिन बंसल साहब, ये बताइए कि जिस तरह की लिक्विडिटी की सिचुएशन है इस वक्त बैंकिंग सिस्टम में, उस लिहाज से कितने सीआरआर कट की जरूरत है? कितना पैसा आपको चाहिए बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त? देखिए, आप लिक्विडिटी कट को थोड़ा इस तरीके से देखिए। लिक्विडिटी डेफिसिट को यस्टरडे 1,46,000 का शॉर्टेज था सिस्टम के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 60,000 करोड़ रुपीस अभी टैक्स का आउटफ्लो हुआ है। वो अगले 6-7 दिन के अंदर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा द मोमेंट गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग।
दूसरा कुछ वेरियस बैंक्स ने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए हैं, तो ओवरऑल लिक्विडिटी शॉर्टेज कितना है वो कॉल के अंदर यदि आप देखेंगे तो 60-65,000 है, विच इज ऑलमोस्ट इन द कंफर्ट जोन। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा शायद सोचा होगा, मुझे लगता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से वो जो है लिक्विडिटी को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और रिपो रेट कट ना करें, रिपो रेट ये कैश रिजर्व रेशो कम ना करें। यदि CRR कट होता तो बैंक्स को प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती तो बेस्ट बैंक्स मोटिवेट होते हैं रेट कट करने के लिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अदरवाइज सोचा है और मैं सोचता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसे कुछ आंकड़े होंगे जिनसे उन्होंने कंफर्ट ड्राइव किया होगा कि इस समय CRR कट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि बैंक्स ने पिछले 9 महीने के अंदर कॉस्ट स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आई है, CRR कट काफ़ी एग्रेसिव हुआ है, तो बैंक्स को ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव लेना चाहिए बेस रेट कट करने के लिए। मिस्टर नरेंद्र, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? आप मौका देख रहे हैं? अगर आप एक अंदाजा दें कितने आपके डिपॉजिट कॉस्ट कम हुए हैं पिछले महीनों में? नहीं, अभी क्या है, नॉर्मली डिपॉजिट का ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है जनवरी फरवरी मार्च में होता था, तो उसका तरफ से 1 साल का एवरेज ड्यूरेशन लिया तो उसका मैच्योरिटी होता है जनवरी फरवरी मार्च में। तो अभी थोड़ा कुछ ऐसा हमने सभी लोग ने अभी बल्क डिपॉजिट को रेट इवन कार्ड रेट से कम देते हैं, लेकिन उसका पूरा हेल्प अभी तक नहीं। इसलिए डिपॉजिट कॉस्ट को पूरा कंट्रोल में आने के लिए, लेकिन ये एक अच्छा है RBI ने दैट Q4 से और भी इंटरेस्ट रेट उनका रिपो रेट कट होने का चांस है करके, इसलिए वो अक्टूबर में बोलने से सभी लोग ने डिपॉजिट को थोड़ा मॉडरेट करने को स्टार्ट किया। इससे क्यूमुलेटिवली हमारा अभी एटलीस्ट जनवरी ऑनवर्ड से उसका थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी इतना कुछ बेनिफिट मिला नहीं है, हमारा वो कॉस्ट में बहुत सारा फर्क हो गया। लेकिन प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए अभी आप हाउसिंग लोन में अभी 10.5% में देते हैं, व्हीकल लोन में 11% में देते हैं, लोन अगेंस्ट ज्वेलरी में SME वालों को 12% में देते हैं। ऐसा SME को भी हमने 25 बेसिस और 50 बेसिस रेटिंग है तो कम करना, सभी का मैक्सिमम 12 से ज्यादा रेट नहीं है। एजुकेशन लोन में भी अच्छा रेट रखा है, तो ऐसा प्रोडक्टिव सेक्टर्स को ऑलरेडी रेट का कम किया है। लेकिन अभी हमारा बंसल जी बताया जैसा थोड़ा कुछ बेनिफिट आया, थोड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी है, ये दिसंबर का बैलेंस शीट होने के बाद थोड़ा कुछ और भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सी रंगराजन मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर रंगराजन, स्वागत है आपका। क्या कहते हैं आप, RBI ने बहुत ही कॉशियस स्टैंस लिया है इस बार? Yes, I think the RBI has taken a cautious stand. The WPI numbers and the retail price index numbers have shown some contradictory trends. But there is an assurance in the current policy statement, reiterating what it said in the earlier statement that beginning January probably the monetary easing can start. I think there is a very clear indication of that, and that is a good sign. So, डॉक्टर रंगराजन, क्या ये मान लेना चाहिए कि जनवरी की जो पॉलिसी होगी उसमें इस बार ब्याज दरें जरूर कम होंगी? I believe so. I think barring any undue shocks because of external factors and all that, I believe that the process of easing can start in January and can perhaps continue over the next several months. As you mentioned, the CPI and WPI are not really giving similar indications. There is some contradiction between the two, and I believe that is because of food inflation. Yesterday's statement that came from Finance Ministry, while the half-yearly review was presented, there was a sentence which said RBI should see through food inflation because it cannot be controlled by interest rate or by monetary policy. So do you think RBI has a different view on to what extent interest rates do affect food inflation as well? No, I think that everybody agrees that food inflation per se is not something that is amenable to be controlled or amenable to the actions by the Reserve Bank directly. But nevertheless, I think if there are overall demand pressures in the system, they need to be tackled.
yes, the Reserve Bank of India not only looks at the headline inflation, but also looks more closely at what we now call a non-food manufacturing inflation. Certainly it has come down. Perhaps the Reserve Bank of India would want to wait for one more release of wholesale prices to come before initiating what I would call a process of easing. It should not be a one-shot affair. I would expect the Reserve Bank of India, when it starts easing the monetary policy, to continue through over a few periods of policy. If that is the stance that RBI is going to take, and we are not going to see any further easing, most probably from banks also, what happens to the 6% growth projection for the second half of the year that was also given in yesterday's statement from the Finance Ministry? I think that would happen. I mean, I think that is that's the impact of the interest rate is not that immediate. I think there is a reversal of the sentiment from September onwards. Industry is feeling much better, and therefore you will see the impact of it in the second half of the year. But certainly we are still not putting the growth rate at a very high level. Even if the manufacturing sector grows at 6% in the second half, for the year as a whole, we probably may not get more than 3%. Therefore, that's not a very high growth rate. I expect the full impact of the various policy actions taken, as well as whatever the Reserve Bank of India might do beginning January, will be seen in the next fiscal. In that case, what are the chances that we will do achieve 5.7 to 5.9% growth for the current year, as stated by the Chief Economic Advisor yesterday? And for that, have you also seen some green shoots like Ministry is talking about? You certainly have access to better data than we have. Yes, I think some sectors of the economy have started showing up. In the first half, probably we grew at about 5.4 to 5.5%. The third quarter may not necessarily be a very strong growth, because the third quarter will be affected by the decline in agricultural production in the kharif season. But the fourth quarter will show a pickup, and therefore on the whole we should find the economy picking up in the second half. I would also say that there is a special focus on some of the infrastructure sectors which lie in the public domain, like coal, power, roads and railways. Action is being taken to ensure that the production and capacity creation targets in these sectors are fulfilled. Therefore, you will find much greater economic activity in these areas in the second half, which will also have a spillover effect as far as the private sector is concerned. Therefore, it is my belief the second half will be better, so that we can get an overall growth rate between 5.5 and 6% for the year as a whole. डॉक्टर रंगराजन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। तो यहाँ पर सी रंगराजन, चेयरमैन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के, ये कहते हुए कि आरबीआई ने कोशिश डिसीजन लिया है इस बार ब्याज दरें नहीं घटाने का फैसला कर ये फैसला अगली पॉलिसी पर टाल दिया। और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर कोई बाहर से यानी कि इंटरनेशनल सीनेरियो से कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव खबर ना आए तो पूरी संभावना है कि आरबीआई ब्याज दरें घटाएगी अगली पॉलिसी में, जो जनवरी में आने वाली है। और न सिर्फ अगली पॉलिसी में बल्कि ये सिलसिला आगे अगले पूरे साल तक जारी रह सकता है, ऐसा उनका मानना है। डीके जोशी साहब हमारे साथ हैं। जोशी साहब, ये बताइए कि क्या अब से लेकर जनवरी तक आप उम्मीद करें कि इन्फ्लेशन के आंकड़ों में इतनी तेज कमी आ जाएगी कि आरबीआई के लिए ये फैसला लेना काफ़ी आसान होगा? क्योंकि आप भी वही बात कर रहे हैं और वही बात डॉक्टर रंगराजन ने भी कही है कि जनवरी में ब्याज दरें घटेंगी। देखिए, इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। 7.2 उनका जो ईयर एंड टारगेट था वो 7.5 के करीब था, ऑलरेडी 7.24 पे आ गई है। अब देखना ये है जो अगले महीने के आंकड़ों में पता चलेगा कि इसमें रिवीजन कितना होता है, और अगर रिवीजन ज़्यादा नहीं होता है, और बेसिकली आई थिंक मोटी बात यह है कि
जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ जा रही है और कोर इन्फ्लेशन जैसा कि मैंने पहले कहा वो ज़रूरत से मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे आई है। तो ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जो कि कोर इन्फ्लेशन का ट्रेंड पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं लगातार वो नीचे की तरफ रुझान है उसका, और अगर ये अगले महीने भी कंटिन्यू दिखता है तो मतलब फिर आरबीआई डेफिनेटली काटेगा, क्योंकि ये फिर एक ब्लिप नहीं होगा, ये एक तरह से ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा कि कोर इन्फ्लेशन जो डिमांड साइड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उससे आरबीआई को कंफर्ट मिलेगा। आई थिंक मुझे लगता है वो एक मुख्य कारण होगा। मिस्टर नरेंद्र, आपके जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं आरबीआई के साथ, जो कि हर बार पॉलिसी के पहले होते हैं, या सरकार के साथ, जिस तरह से बैंक्स के ऊपर एसेट क्वालिटी का एक प्रेशर है, एनपीएस का एक प्रेशर है, और उसके लिए जल्दी से जल्दी रेट्स कम करने की और रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि आरबीआई इसको लेकर बहुत चिंतित नहीं है या उसको समझ नहीं रहे हैं? नहीं, आरबीआई भी हमारा रबी रिव्यू में बैंक वालों ने थोड़ा उनका क्रेडिट मॉनिटरिंग, क्रेडिट सुपरविजन और अकाउंट स्पेसिफिक सभी क्या क्या जरूरत है वो सभी दे के क्रेडिट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में बहुत सारा उधर भी डिस्कस किया और पब्लिक स्टेटमेंट में भी दिए। वो भी थोड़ा चिंतित है क्रेडिट क्वालिटी के बारे में। लेकिन दूसरा मीटिंग में भी हम ऐसा, अभी आपने हमारा एफएम भी बोले थे दैट थोड़ा इकोनॉमी का साथ ये क्रेडिट क्वालिटी का भी थोड़ा कनेक्शन रहता है, और इकोनॉमी का रिव्यू होते हुए कंस्ट्रक्शन, कोर सेक्टर और नेचुरल रिसोर्सेस का कनेक्टेड इंडस्ट्रीज, पावर, ये सभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते हुए, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी और एग्रीकल्चर से थोड़ा ये एसेट क्वालिटी का इम्प्रूव होता है। तो इसके लिए एक है अभी आरबीआई का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और ग्रोथ को मोमेंटम देने में थोड़ा ये रेफरेंस रेट को और रिपो रेट को कम करना। दूसरा तरफ से आरबीआई हैज बीन अभी प्रोग्रेसिवली हमारे लिए सीआरआर कट देके लिक्विडिटी को बहुत उन्होंने कंट्रोल में रहे थे, उससे बैंक का तरफ से कोई क्रेडिट देने में, कोई प्रोडक्टिव क्रेडिट के लिए देने में कोई हम कम नहीं किए। तो मेरा तरफ से आरबीआई भी चिंतित है ये हमारा ग्रोथ को भी और इन्फ्लेशन को, दोनों डायनामिक्स को उन्होंने बैलेंस व्यू में लेने का। तो इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दिया, इसका भी एक काफी लाभ उठाते हुए हम ये एसेट क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना, इकोनॉमी को भी सपोर्ट देना और हमारा ओवरऑल ग्रोथ इसको भी इम्प्रूव करना, वो चांस है। बिल्कुल। और यहाँ पर बाजार थोड़े से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, एकदम फ्लैट हो चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी। जो कुछ भी कमजोरी हुई थी पॉलिसी के ऐलान को देखने के बाद, वो पूरी तरह से रिकवर होती हुई दिख रही है। निपुण, जैसा कि आपने अभी रंगराजन साहब को भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि जनवरी से ब्याज दरें घटेगी। हमारे बड़े एक्सपर्ट जोशी साहब जैसे जिन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी में नहीं घटेगी, अब वो कह रहे हैं कि अगली पॉलिसी में घटेगी। इन सब की राय मानकर अगर ये सोचा जाए, समझा जाए कि अगली पॉलिसी से ब्याज दरें घटना कम हो जाएगी, तो क्या रेट सेंसिटिव स्टॉक्स अभी से खरीदारी शुरू कर लेना चाहिए? क्योंकि एक बार डिसीजन आने के बाद तो ये भाव मिलेंगे नहीं, और यदि हाँ तो आप क्या खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल, आई थिंक एक जो इंटरेस्ट रेट कट है या जो इन्फ्लेशन का मूवमेंट है या जो आईआईपी ग्रोथ है, दैट्स अ जनरल प्रोसेस व्हिच टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल टर्न अराउंड। तो गिवन दैट फैक्ट, एक जो रेट कट आता है तो वेरी क्लियरली एक उसमें इन एडवांस मार्केट डिस्काउंटिंग करना शुरू कर देगा। देयर विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन द रेट कट। ऐसा नहीं है कि 25 बेसिस पॉइंट में का जो अगर रेट कट जनवरी में आता है तो उससे एक सडनली टर्न अराउंड हो जाएगा एसेट क्वालिटी में, या फिर एक क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा, ऐसी संभावना नहीं समझता हूँ। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो जिसमें एक समय लगता है। तो एक ग्रेजुअल डिस्काउंटिंग मार्केट में फैक्टर इन होना शुरू होगा वेरी क्लियरली in anticipation of जैसे मैंने पहले भी कहा, in anticipation of the turnaround in investment cycle and the credit growth, banking sector पे एक positive impact जरूर आ सकता है very clearly, as repercussions would have on a lower interest rate. I think capital goods and infrastructure उस पे एक positive impact आएगा as working capital requirements or working capital costs. Working capital requirements will increase but working capital costs could come down. तो क्लियरली मैं समझता हूँ उसमें जैसे मैंने मिड साइज पीएसयू बैंक्स की बात कही, वेरी क्लियरली अगर रेट कट आता है तो नॉट जस्ट द रेट सेंसिटिव्स इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट एंड टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स, बट ऑल्सो क्लियरली द कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑल्सो वुड कम आउट बेनिफिटिंग। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एक फिस्कल क्लिफ का जरूर इसमें आ जाता है।
क्योंकि इसका एक जैसे आरबीआई ने भी कहा कि फिस्कल क्लिफ पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। आई थिंक ये क्रिटिकल इसलिए हो जाता है कि इसमें इसकी वजह से नॉट जस्ट एफआईआई एंड एफडीआई फ्लो पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन करेंसी मूवमेंट पे भी इस पे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। और करेंसी मूवमेंट की वजह से क्लियरली डोमेस्टिक मार्केट्स पे नॉट जस्ट एन इम्पैक्ट ऑन the deficit, current account deficit, but also profitability of the corporate sector a lot of times gets affected. तो इसकी वजह से I think on the rate cut एक fiscal cliff पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, but very clearly if there is an anticipation for that over the next 2 or 3 quarters इन सब sectors में एक positive trend हम जरूर देखेंगे। जी निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर नरेंद्र, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर जोशी, आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब रियल एस्टेट सेक्टर पर एक नजरिया देने के लिए हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन के एमडी निरंजन हीरानंदानी जुड़ रहे हैं। हीरानंदानी साहब, क्या आप निराश हैं कि आरबीआई ने आज कोई कदम नहीं उठाया? ये तो उम्मीद रख रहे थे कि शायद नहीं उठाएंगे, लेकिन हमारी एक चाह थी कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि दिशा ऐसी थी कि केंद्र सरकार ने काफी स्टेप्स लिए हैं और उसके कारण मैं समझता था कि शायद आरबीआई भी कुछ इसमें दिखाएंगे और कुछ रास्ता दिखाएंगे, कुछ उम्मीद दिखाएंगे और लोगों को उत्साहित करेंगे कि वो आगे साल में अच्छा काम हो सकता है, लेकिन उन्होंने जरा निराशा की है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सीआरआर कट भी नहीं हुआ है और लिक्विडिटी की जो समस्या थोड़ी सी बैंकिंग सिस्टम में बनी हुई है और खासतौर से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फंडिंग जुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उसको देखते हुए तुरंत एक सीआरआर कट करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को कोई दिक्कतें डायरेक्टली हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट मूड है उसको बदलने की जरूरत है। और मेरे अंदाज से वो अभी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि लोग आरबीआई को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे दिशा दिखाई है कि शायद कुछ होगा या नहीं होगा, एक दुविधा में लोगों को डाल दिया है। लेकिन हीरानंदानी साहब, अगर आप हमें एक अंदाजा दें कि ये जो अभी ये फेस्टिव सीजन निकला है और ये पूरा क्वार्टर जो इस वक्त चल रहा है आपके लिए सेक्टर के लिए मोटे तौर पे काफी शानदार रहता है, पिछले साल के मुकाबले क्या बेहतर दिखाई दिया है आरबीआई के किसी मदद के बिना ही? मेरे अंदाज से ये लास्ट क्वार्टर तो डेफिनेटली लास्ट ईयर से ज्यादा बेहतरीन है। लगभग 10 to 15% इंक्रीमेंट ओवरऑल टॉप लाइन का रहा है और ओवरऑल मेरे अंदाज से ये 3 महीने काफी अच्छे रहे। तो आप ये कहेंगे कि आरबीआई का ये अजम्पशन गलत नहीं है कि अगर वो थोड़ा पॉज ले और इन्फ्लेशन पे फोकस रखे तो भी इंडस्ट्री अपना काम चला लेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो काम इंक्रीमेंट हुआ है 10%, 15%, हमें लगभग 50% इंक्रीमेंट की जरूरत थी, क्योंकि जो घर बन रहे हैं काफी कम है। जो बैकलॉग है घरों की और अफोर्डेबल घरों की, उसमें काफी वो गैप और बढ़ गया है। तो मेरे अंदाज से ये गलत बात है कि ना कि इंडस्ट्री विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई कैन डू गुड। ओके मिस्टर हीरानंदानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि अगली पॉलिसी में आपकी उम्मीदें पूरी होंगी और हम एक रेट कट होते हुए देखेंगे जनवरी तक, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ दिवाकर गुप्ता से। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में मिड क्वार्टर रिव्यू में आज रिजर्व बैंक ने निराश किया। कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, ना तो रेट घटा जो कि एक सरप्राइज होता, लेकिन जो बाजार की एक मिनिमम उम्मीद थी कि कम से कम सीआरआर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ है। इस पर क्या कहना है एसबीआई का, हम जानते हैं देश के सबसे बड़े बैंक की राय। हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीएफओ दिवाकर गुप्ता इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। क्या आपकी उम्मीद पे भी खरा नहीं उतरा आरबीआई, कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये कहना गलत होगा कि हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई रेट्स कट करेगी, लेकिन कहीं पे है कि आशा बनी रहती है कि शायद थोड़ा सा कट हो जाए, क्योंकि बाजार के लिए और इंडस्ट्री के लिए वो फायदेमंद है। तो रिजर्व बैंक का जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पे जाहिर है। उनका कहना है कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट इतना नहीं है जितना कि वो चाहेंगे बिफोर इसके पहले कि वो कोई कदम उठाएं। उनके लिए 3 खास बाधाएं इस वक्त हैं। पहली ये है कि
रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, उसकी दर काफ़ी ऊंची है। और दूसरा ये कि ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे रुपी डॉलर पैरिटी पे स्ट्रेन आता है। और तीसरा ये है जो उनके स्टेटमेंट में खुद है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशंस भी हमारे आगे चल के ग्रोथ को इम्पीड कर सकते हैं, उसमें बाधक हो सकते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आज और जनवरी के बीच में इन तीनों चीज़ों पे कितना फ़र्क आ सकता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। आने की संभावना काफ़ी कम है। हाँ, नहीं, दोनों बातें हैं। अगर रबी क्रॉप अच्छी होती है, इन्फ्लेशन जिस तरह चल रहा है उस तरह चलता रहता है, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन्फ्लेशन का, जो कि कंट्रोल में आ जाएगा। तो एक थियोरेटिकल प्लेन के ऊपर रिजर्व बैंक के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक का कहना भी ये है कि हम सिर्फ होप के ऊपर कहाँ तक कट करें। तो तीन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा इन्फ्लेशन का ही है, राइट? और वो थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए दिखा। तो क्या आप इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मान रहे हैं कि जनवरी में तो रेट कट होगा ही? भाई, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन हमारा स्ट्रक्चरल है, सप्लाई साइड पे है और फूड को लेकर है। इसलिए किस वक्त इस एक पैरामीटर में कितना उछाल हो, कितनी वॉलेटिलिटी हो, ये किसी के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो आज कम आ रहा है और इनफैक्ट रिटेल इन्फ्लेशन तो आज भी हाई है। इट इज़ होलसेल इन्फ्लेशन जिसमें कि हमें एक कमी देखने को मिल रही है। तो इसी तरह चलता रहे, भगवान करे कि इसी तरह चलता रहे तो सब ठीक है। लेकिन मान लो रबी क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम हो, विंटर रेंज में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई किसी तरह की थोड़ा सा इम्बैलेंस हो, तो ये सारा आंकड़ा फिर बिगड़ जाएगा। और एक रेट कट, अब ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, इसलिए हम लोग मानेंगे कि सब ठीक चलेगा। तो लेकिन अभी भी अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन पे एक रिस्क नजर आ रहा है, जबकि ग्रोथ का हाल इतना बुरा है कि हम 5-5.5% पे चल रहे हैं फिलहाल। इंडस्ट्री की ग्रोथ जीरो है। अगर आप पिछले साल भर में देखें, पिछले महीने का एक आंकड़ा जो एवरेशन था उसको अगर आप अवॉइड कर दें, तो ऐसी स्थिति में अब और नीचे महंगाई को लाने के लिए फिर ग्रोथ को कितने नीचे ले जाना पड़ेगा? कहीं ना कहीं शायद आरबीआई को अभी भी अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि वो 5% तक महंगाई जाने का इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, रिजर्व बैंक के लिए प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ होप के ऊपर अगर वो कट करते हैं और इन्फ्लेशन नहीं रुकता है, तो फिर सब लोग यही कहेंगे कि भाई कोई भी फंडामेंटल ऐसा नहीं था जिससे कि आप कट करते। ग्रोथ के लिए तो मेजर्स अब पॉलिसी और फिस्कल वाले ही होने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन उन्हीं दोनों काम से होगा। और वैल्यू क्रिएशन का इफेक्ट 18 महीने में दिखेगा। जो काम आप आज करेंगे, चाहे वो बैक एंड ऑफ एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे किसी चीज़ में भी हो, कैपेक्स में हो। आज की तारीख में कैपेक्स की पाइपलाइन बिल्कुल ड्राई है, लेकिन हम लोग फिर भी 50-60 हज़ार करोड़ अगले 1.5 साल में दे देंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मगर 18 महीने के बाद क्या होगा? तो उन दोनों, फाइनेंशियल इकोनॉमी में भी और रियल इकोनॉमी में भी, कैपेक्स और फूड, इन दो चीज़ों के ऊपर काम होगा, तब आपको प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल मिलेगा। और उसमें पॉलिसी और स्टेट का बहुत बड़ा हाथ और बड़ी जिम्मेदारी। तो अगर आरबीआई ये सोच रहा है कि जनवरी या मार्च तक उनको महंगाई की दरें 7 के नीचे मिल जाएंगी और वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे रेट कट करने में, आपको लगता है ऐसा वाकई होगा? नहीं, पॉसिबिलिटी है। 7.24% का इन्फ्लेशन हम आज देख रहे हैं, 7 के नीचे आ सकता है। रिवाइज हो गया तो वो शायद 7.5 हो जाएगा। नहीं, बस तो हम लोग, यही मैंने कहा आपसे इसके थोड़ी देर पहले भी, कि हम ये मनाएंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता है। लेकिन आप तो चूंकि बैंकर हैं, आपको अंदाजा होता है कि जिसने आज आपसे कर्ज लिया है वो जो भी प्रोडक्शन करने वाला है, जॉब क्रिएट करने वाला है अगले 6 महीने में, आपको तो पूरा अंदाजा है। अब आप क्या कहते हैं, 5.25 पे ही पूरा साल खत्म हो जाएगा, या हम जो 6% की बात कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कर रहे थे उस तरफ जाएंगे? नहीं, देखिए, अब इस साल के तो 3 महीने बचे, तो अगर बहुत ज़्यादा पिकअप भी ग्रोथ में होगा तो ओवरऑल FY13 के नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो जाता है तो वही काफ़ी है। 5.3 का 5.5 अगर हो जाता है, देन इट इज़ अ गुड थिंग, अगर वो सस्टेन्ड है और फंडामेंटल्स की वजह से है। गुप्ता साहब, फाइनली एक सवाल आपसे कि भले ही रेपो रेट कट को लेकर तो बाजार बटा हुआ था, काफी कम लोगों को उम्मीद थी, लेकिन सीआरआर कट को लेकर काफी उम्मीद थी कि चलिए कम से कम एक सीआरआर कट तो आरबीआई गवर्नर दे देंगे, 25 बेसिस पॉइंट का, 1/4% का, वो भी नहीं आया। क्या आपको लगता है वाकई में बैंकिंग सिस्टम को, आपके बैंक की बात छोड़ दीजिए जिन्हें शायद जरूरत ना हो, लेकिन क्या बैंकिंग सिस्टम को वाकई सीआरआर कट की जरूरत है? तो इसके इस सवाल का जवाब 3 भागों में है। पहला तो यह है कि मेरा मत थोड़ा सा अलग था। रिजर्व बैंक ने 6% से ऑलरेडी सीआरआर को रिड्यूस करके 4.25 पे 4.25 पे ले आए हैं। ये हिस्टोरिकल लो है, पिछले 30-40 साल में इतना लो सीआरआर हुआ नहीं।
तो बैंकों के लिए सीआरआर कट से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती है, लिक्विडिटी भी मिलती है। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ताज्जुब नहीं होता अगर सीआरआर कट नहीं होता। लेकिन हाँ, रिपो रेट कट ज़रा ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ है और उससे ओवरऑल रेट्स इन द सिस्टम कम आते हैं। तो अगर प्रो ग्रोथ मेजर के हिसाब से रिपो रेट कट एक 25 बेसिस पॉइंट का होता तो वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता। उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी सिर्फ ये है कि अगर 7% का इन्फ्लेशन है तो रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं कम कर सकते आप। अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा तो भी सेविंग हैबिट अफेक्ट होगी। वो भी रिजर्व बैंक के लिए एक बारी है, क्योंकि फिर लोग रियल एस्टेट में, गोल्ड में, इन सब चीज़ों में डालेंगे। तो मुश्किल है रिजर्व बैंक के लिए ये डिसीजन दोनों तरफ लेना। हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ओके, लिक्विडिटी का लास्ट क्वेश्चन था आपका। लिक्विडिटी सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, मेरा मानना है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में लिक्विडिटी की क्राइसिस नहीं है, लेकिन हॉट मनी बहुत है। 4 लाख करोड़ के सीडीज लेके और उनके अगेंस्ट अगर बैंक्स लेंडिंग कर रहे हैं तो वो पोजीशन अनवाइंड होनी चाहिए। जब वो अनवाइंड होगी तभी सब्सटैंटिव तौर पे रेट्स कम आ पाएंगे। लेकिन एक और बात, आपके अपनी बैलेंस शीट पे बैंकों के मुनाफे पे जो राहत हो सकती थी अगर एक रेट कट या सीआरआर कट आता, कि आपको बॉन्ड में कुछ फ़ायदा मिलता, 15 दिन बाकी हैं इस क्वार्टर के क्लोज होने में, और शायद कुछ अकाउंट्स आपके एनपीए होने से भी बच जाते, प्रेशर थोड़ा कम होता है इंडस्ट्री पे अगर। तो उस लिहाज से अब ये टल गया है, आप कह सकते हैं प्रॉफिट आपका डेफर हो गया है 1-2 क्वार्टर के लिए। देखिए, बॉन्ड का प्रॉफिट तो मार्क टू मार्केट प्रॉफिट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दिसंबर में ना हुआ, जनवरी में हो जाएगा। एनपीएस के लिए ज़रूरी है कि रेट्स अगर कम आते हैं तो वो इंडस्ट्री के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री मिड कॉर्पोरेट और एसएमई में इनपुट कॉस्ट्स की वजह से सिक है और इंटरेस्ट रेट उन इनपुट कॉस्ट में से एक है। तो वहाँ कोई भी रिलीफ अगर होता है तो फ़ायदेमंद है। तो हम लोग होप करेंगे कि अब होगा, बिल्कुल 6 हफ्ते बाद। गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर से आवाज़ के लिए वक्त निकाल कर आज अपनी पूरी राय क्रेडिट पॉलिसी पर देने के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही कि फिलहाल आरबीआई ने भले ही डिसीजन रेट न काटने का लिया हो, लेकिन अब जनवरी की पॉलिसी में शायद आपको ये बदलाव आता हुआ नजर आए। और देख लेते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटिक सिंह आलूवालिया का क्या कहना है इस पॉलिसी पर। Announcement, and they have decided to, shall we say, not take action. Yeah. Fair enough. Yeah. So do you think this wait and watch policy is going to hurt the growth, and do you anticipate any kind of review of rate cuts in the next full term? But you know, my view is that I think the economy is beginning to turn around. Everybody should support the revival of growth. Most of what needs to be done really depends on the central government. I don't want to comment on whether the RBI should have done more or not. We leave it to them. But we are certainly engaged in putting in place a package of measures which would bring about a revival of investment. Probably it's true that at the moment the need for funds is not the binding constraint. तो फिलहाल योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटिक सिंह अहलूवालिया उम्मीद करते हुए कि सरकार की कोशिशों से ग्रोथ पटरी पर आएगी और आरबीआई के रेट ना घटाने के फैसले से ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंगे फिलहाल हम आपसे इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे वायदा से फायदा।